नमस्कार दोस्तों, मैं अमित हूँ अपने YouTube चैनल इतिहास अनफिल्टर्ड पर आपका स्वागत करता हूँ। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था और इनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता का नाम प्रभावती था। प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन ये किन्हीं कारणों की वजह से सेना में भर्ती नहीं हो सके और इनके पिता की इच्छा थी कि ये आईसीएस की परीक्षा दे। उसके लिए 1919 में ये यूरोप जाते हैं और आईसीएस की परीक्षा देते हैं और 1920 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा में सफलतापूर्वक 4th रैंक हासिल करते हैं। लेकिन इन्होंने जब आईसीएस के पद पर रहकर इसे एक गुलामी का पद माना और इनके मन में देशभक्ति की भावना काफी बढ़ चुकी थी, तो इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। तो 22 अप्रैल 1921 को इन्होंने आईसीएस के पद से त्यागपत्र दे दिया और भारत आकर देश की स्वतंत्रता में सहयोग करना चाहा। उसके जब ये भारत आए 1921 में, तो उस समय भारत में असहयोग, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो इन्होंने मुंबई में महात्मा गांधी से मुलाकात की और महात्मा गांधी ने इन्हें बंगाल में चित्तरंजन दास के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा। इन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना और आंदोलन में भाग लिया। लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी की घटना होने के कारण वह आंदोलन स्थगित हो गया। लेकिन और समय के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस एक युवा नेता के रूप में उभरे। उसके बाद 1927 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और 1927 ईस्वी में ही भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। कांग्रेस व भारतीयों ने काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया। इस पर साइमन कमीशन ने भारतीयों को एक भारत के लिए संविधान बनाने का चैलेंज दिया। भारतीयों ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और एक कमेटी बनाई उसके लिए, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, जिसने बाद में अपनी रिपोर्ट दी तो उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी के सुभाष चंद्र बोस भी सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उसके बाद 1929 के लाहौर ने इस रिपोर्ट में के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिले, लेकिन गांधी जी कहते थे कि पहले भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो इससे उनमें मतभेद बन जाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि अगर 1 साल तक ब्रिटिश उन्हें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संग्राम होगा। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और इसमें प्रस्ताव पारित होता है कि अब भारत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगा और इस प्रकार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान, जो भारत का संविधान था, वो उसको मान्यता प्रदान की थी संविधान सभा द्वारा, उसे अपनाया था। तो इसी कारण 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब इन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की, तो इसके लिए एक आंदोलन चलाया था, झंडा दिवस। वे अपने झंडा को फहराकर एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो उस दौरान कांग्रेस के बहुत से नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। तो उसी क्रम में जो सुभाष चंद्र बोस है उनको अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया जाता है। 1932 में इनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण
डॉक्टरों ने सलाह दी कि ये यूरोप में जाकर अपना इलाज करवाएं। सरकार द्वारा इन्हें 1932 में अपने इनके इलाज करवाने की परमिशन देती है और इन्हें यूरोप में भेज दिया जाता है। 1933 से 36 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहते हैं और वहां पर यह इटली के नेता मुसोलिनी और आयरलैंड के नेता डी वलेरा से मुलाकात करते हैं। वहीं 1934 ईस्वी में यह एक बुक लिख रहे थे जिसके लिए इन्हें एक इंग्लिश टाइपराइटर की जरूरत थी और इनके एक मित्र की सलाह पर एक एमिली सेंकल नाम की महिला से मुलाकात होती है। एमिली सेंकल से काफी प्रभावित होते हैं और उनसे इन्हें प्यार, सुभाष चंद्र बोस को प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये एमिली सेंकल से शादी कर लेते हैं और इनसे उन्हें एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम वे अनीता रखते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपने देश वापस लौट आते हैं और 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अलीपुरा में सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस व महात्मा गांधी के समर्थन से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी के विचारों में, राजनीतिक विचारों में थोड़ा टकराव होने लगता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रत्यक्ष कार्रवाई चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी अहिंसा का रास्ता अपना रहे थे। तो इस प्रकार यह टकराव चलता है। 1939 में फिर कांग्रेस का त्रिपुरी में सम्मेलन होता है, जहां पर महात्मा गांधी को छोड़कर सभी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा फिर अध्यक्ष बनाए जाए, लेकिन महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने के समर्थन में नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी महात्मा गांधी को पत्र लिखकर स्पेशली कहा था कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने पटाभी सीतारामैया का समर्थन किया। पटाभी सीतारामैया का समर्थन करने के बाद सभी को लगता था कि उनकी, महात्मा गांधी ने जिनको समर्थन किया है, जीत उसी की होगी, लेकिन यहाँ पर जीत काफी ज्यादा मतों से सुभाष चंद्र बोस की हुई। लेकिन उनके विचारों में ज्यादा टकराव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। लेकिन इनके विचारों, कांग्रेस के साथ इसके विचारों मतभेद होने के कारण इन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में सामने आए। और जब 3 सितंबर 1939 को जर्मनी और ब्रिटेन में युद्ध की शुरुआत हुई, जिसका सुभाष चंद्र बोस को पता चला, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों को बुलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रत्यक्ष कार्रवाई का निर्णय लिया। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया। नजरबंद करने के बाद 16 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने दोस्त की मदद से एक मुस्लिम का रूप बनाकर यहां से निकलकर धनबाद चले जाते हैं और धनबाद से वे पहले धनबाद जाते हैं, उसके बाद पेशावर, जहां पर वह फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों से मिलते हैं और उनकी मदद से ये काबुल, फिर काबुल से मॉस्को और मॉस्को के बाद हिटलर से मिलने के लिए जर्मनी जाते हैं। जर्मनी पहुंचने के बाद 1942 ईस्वी में जर्मनी रेडियो द्वारा इन्हें पहली बार नेताजी कहकर पुकारा गया था। तो उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। यहां पर जाने के बाद इन्होंने हिटलर से मुलाकात की, लेकिन उससे ज्यादा सहयोग की उम्मीद इन्हें नहीं थी और ना ही हिटलर ने ऐसा कोई वचन दिया। तो उसके बाद 1943 ईस्वी में ही रासबिहारी बोस द्वारा सिंगापुर में जो भारतीय सैनिक थे, जापान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए थे, उनको इकट्ठा करके एक आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसका नेतृत्व करने के लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का
फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान अपने हाथ में ली और 1944 ईस्वी में जापान की मदद से स्वतंत्र भारत के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसको लगभग 10-11 देशों ने मान्यता प्रदान की, जिनमें चाइना, जापान, इटली, आयरलैंड और जर्मनी जैसे देश थे। और उसके बाद जब जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था तो उन्होंने आजाद हिंद फौज को सौंप दिए, जिस पर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम बदलकर शहीदी द्वीप व स्वराज द्वीप ये दो नाम रखे। फिर जापान व आजाद हिंद फौज ने बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबा युद्ध लड़ा, जिसमें उन्हें पूर्णतः स्वतंत्र जीत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन एक भारत में एंट्री का मौका मिला, जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। इसके बाद जापान की सेना व आजाद हिंद फौज ने इम्फाल व कोहिमा में एक बड़ी लड़ाई अंग्रेजों के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसमें यहां पर रसद की कमी, मौसम की खराबी और गोला बारूद की कमी के कारण वह ब्रिटेन के जहाजों द्वारा ज्यादा बमबारी के कारण सेना को पीछे हटना पड़ा। और इसके बाद जापान ने 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में अपना आत्मसमर्पण कर दिया गया। आजाद हिंद फौज में एक लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई गई थी, जो कि जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली महिला लड़ाकू रेजिमेंट थी। इसके बाद साथ ही 1944 ईस्वी में सिंगापुर रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से बात भी की थी और उन्होंने महात्मा गांधी से इस युद्ध में सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा था, जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और वहीं पर महात्मा गांधी ने भी इन्हें नेताजी कहकर पुकारा। तो जापान के समर्पण के बाद सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को जापान से रूस के लिए रवाना होते हैं ताकि रूस का समर्थन प्राप्त कर सकें, लेकिन ताइवान में एक विमान दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, लेकिन आजाद हिंद फौज का काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 1945 ईस्वी नवंबर 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, यानी उन्हें राष्ट्र विरोधी बताकर उन पर मुकदमा चलाया गया। तो इनमें मुख्य थे कर्नल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल व कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो। मुख्य थे, लेकिन उस समय तक भारतीयों में इतनी राष्ट्रीय चेतना उजागर हो चुकी थी कि वे महाराणा प्रताप व शिवाजी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस का भी अपने घरों में फोटो लगाने लगे थे और आजाद हिंद फौज को बड़े ही सामान्य दृष्टि से देखते थे। तो इसीलिए ये आजाद हिंद फौज का मुकदमा था अंग्रेजों के विरुद्ध, भारत के कांग्रेस के बड़े वकीलों जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी व अन्य जितने बड़े वकील थे सभी ने लड़ा और इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने अपने कदम इस मुकदमे से पीछे हटाने पड़े। आजाद हिंद फौज पर चले मुकदमे के दौरान ही 1946 ईस्वी में नौसेना द्वारा भी विद्रोह किया गया था, जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लगा कि अब भारत पर बलपूर्वक उसे गुलाम बनाए रखना आसान नहीं है। तो उन्होंने इस आजाद हिंद फौज व नौसेना के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता का एक बड़ा कारण माना। और जो यह विमान दुर्घटना थी, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़े रहस्यमय सवालों में से एक है। इसे सुलझाने के लिए 1955-56
वह 1973 ईस्वी में 2 बार आयोग का गठन किया गया, जिसमें दोनों बार आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि जो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु है वो इस दुर्घटना के कारण हुई, मतलब विमान दुर्घटना में हुई है। लेकिन फिर भी कई लोगों ने उन्हें गुमनामी बाबा के रूप में सुभाष चंद्र बोस को एक पहचान देने की कोशिश की थी। उसके लिए दोबारा फिर से 1999 ईस्वी में मनोज कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में दोबारा से एक आयोग गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2005 ईस्वी में दी और उस रिपोर्ट में बताया कि ताइवान सरकार ने 1945 में किसी भी दुर्घटना के होने से मना किया है, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। लेकिन आज तक इनसे सुभाष चंद्र बोस से संबंधित किसी भी दस्तावेज को भारत सरकार द्वारा पब्लिकली नहीं किया गया है और इस प्रकार यह सवाल आज तक बना हुआ है कि उनकी मौत इस दौरान हुई थी या नहीं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।